हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग ठीक होंगे और घर पे अपने सेफ होंगे। तो हमने पिछले लेक्चरों में ये देखा था, चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया था हम लोगों ने पार्टनरशिप का, और शायद हम लोगों ने गुडविल भी कवर कर लिया था। उसके 4 मेथड्स थे, वो भी मैंने आपको करवा दिए थे और उसके क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करना, यानी कि जब भी पार्टनरशिप फर्म को आप दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट करोगे, एक बार कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है लेकिन दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट अगर कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात याद रखना, जब जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजेस आएंगे, क्या बोला मैंने? जब जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजेस आएंगे तब तब फर्म का क्या करना पड़ेगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। एक बार और करते हैं, जब जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजेस आएगा तब तब फर्म का क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ, whenever there is change in profit sharing ratio of partners, there will be reconstitution of firm। यानी जब जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजेस आएंगे तब तक फर्म को क्या करना पड़ेगा? हमको रिकॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जब भी चेंजेस आएगा तो फर्म का क्या माना जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब एक चीज और है कि पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजेस कब आ सकता है, यानी कि पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजेस कब आ सकता है। तो उसके रीजंस होते हैं, यानी कि पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है किन किन वजह से चेंज हो सकता है। पहला, अगर कोई नया पार्टनर एडमिट होगा, यानी कि जब भी फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो पुराने वाले पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो जब पुराने वाले पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा नए पार्टनर के आने से, तब क्या माना जाएगी? फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। कभी कभी क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर की वजह से भी पार्टनरशिप के प्रॉफिट के अंदर चेंज आता है। दूसरा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यानी कि कभी कभी क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, मान लो जो ऑलरेडी पार्टनर होते हैं, उन लोगों ने कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं करा, उन्होंने आपस में ही अपने शेयर को दोबारा से क्या कर लिया? चेंज कर लिया। उस केस के अंदर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका चेंज हुआ, तो उसको भी आप क्या बोलोगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन। एडमिशन की वजह से भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंज आ सकता है। हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज होता है तो उसको भी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलोगे। और कुछ चेंज आ सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, किसी पार्टनर की डेथ या फिर रिटायरमेंट हो जाए। क्या हो जाए? या तो डेथ हो जाए या रिटायरमेंट हो जाए। किसका? किसी भी पार्टनर का। तो देखो मैंने क्या लिखा था, whenever there is change in profit sharing ratio of partners there will be reconstitution of firm। यानी कि जब जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजेस आएंगे तब तब फर्म का क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। और पार्टनर्स के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंज कब आ सकता है? या तो कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाए, या पुराने पार्टनर्स के बीच में ही दोबारा से रेशियो चेंज हो जाए, या फिर कोई पार्टनर की डेथ या किसी पार्टनर ने रिटायरमेंट ले लिया हो फर्म से। तो आपके पास अब 4 चीजें निकल कर आती हैं। कितनी? 4। जब ये 4 केसेस होंगे तब तक फर्म का क्या होगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन। पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सेकंड, एडमिशन ऑफ पार्टनर। थर्ड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। और फोर्थ, डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यानी कि जब जब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजेस आएंगे तब तक फर्म का क्या माना जाएगा? रिकॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। और पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंजेस कब आते हैं? या तो किसी पार्टनर का एडमिशन हो, कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा हो, या फिर पुराने पार्टनर्स के बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो, या
रिटायरमेंट या डेथ हो गई किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर की, उस केस के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर अपना कवर करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। ये आप एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं। पहले उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम नज़र मारेंगे, उसके बाद थॉरोली इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको मैं हटाऊँ यहाँ से, नोट करना है नोट कर लो एक बार, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा सुनो, जब पार्टनर किसी न्यू पार्टनर का अगर एडमिशन करना है हमको फर्म के अंदर, यानी कि हमको क्या करना है, एक नए पार्टनर का एडमिशन करना है, यानी कि हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले अपना रिकॉन्स्टिट्यूशन एक टॉपिक है, टॉपिक के अंदर एक चैप्टर है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है अब, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करने से पहले एक बात बताओ, फर्म के अंदर आप किसी भी पार्टनर को एडमिट कब करना चाहोगे? यानी कि कोई पार्टनर ऐसे एडमिट कर लोगे, आपका मन किया आपने किसी पार्टनर को एडमिट कर लिया? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास तो प्रॉफिट हो रहा है। आप दो पार्टनर हो, मान लो देयर आर टू पार्टनर्स इन द फर्म। दो लोग अगर मिलके कमा रहे हैं जो प्रॉफिट, कोई तीसरा अगर एडमिट हो जाएगा तो प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी बढ़ जाएगी। तो कोई भी ऐसा करना इतनी आसानी से नहीं चाहता। लेकिन फिर भी आपको अगर पार्टनर का एडमिशन करना है तो कौन कौन से ग्राउंड्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको पार्टनर का एडमिशन करना पड़ सकता है? यानी कि वाई एडमिशन ओनली, यानी कि आपको नया पार्टनर कब एडमिट करने की नीड महसूस होगी। पहला, व्हेन यू रिक्वायर एडिशनल कैपिटल टू बी बॉट। यानी कि जब आपको एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी अपने बिजनेस के अंदर, यानी कि आप चाहते हो कि आप बिजनेस रन करने के लिए क्या चाहिए आपको, कैपिटल। और कैपिटल आप ऑलरेडी बिजनेस के अंदर लगा चुके हो, लेकिन अब आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप किसी आउटसाइड पर्सन से कहोगे आप हमारी पार्टनरशिप के अंदर ज्वाइन करो, और आप क्या इंट्रोड्यूस करो, कैपिटल। यानी कि आप कोई नया पार्टनर अगर आएगा तो क्या लेकर आएगा, कैपिटल लेकर आएगा। जब कैपिटल लेकर आएगा तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है कैपिटल की वो क्या हो जाएगी, पूरी। तो यानी कि जब आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जब भी आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आप क्या करोगे, किसी नए पार्टनर का एडमिशन। अच्छा, कैपिटल की रिक्वायरमेंट तो हम लोन लेके भी पूरी कर सकते हैं ना, तो हम पार्टनर का एडमिशन ही क्यों करें? देखो लोन के अंदर क्या होता है, अगर आप लोन लेते हो, लोन के ऊपर आपको क्या देना है, इंटरेस्ट। लोन के ऊपर क्या देना है आपको, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आपका क्या है, कंपलसरी पेमेंट। यानी कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने काफ़ी साल चलाया, लेकिन अब आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट आप किसी पार्टनर को एडमिट ना करके अगर आप लोन लेके करते हो तो आपके सामने दिक्कत क्या आएगी। मान लो आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, आपने इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन आपको फिर भी क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट तो आपका कंपलसरी पेमेंट हो गया, यानी कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको इंटरेस्ट तो देना ही है। लेकिन पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स के अंदर, यानी कि प्रॉफिट होगा तो ही पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो इसीलिए पार्टनर को एडमिट करना ज़्यादा फायदेमंद है और उससे कैपिटल लगवाना ज़्यादा फायदेमंद है बजाय लोन लेने के, ठीक है। और किस लिए आप एडमिशन कर सकते हो फर्म के अंदर, बताओ जरा, और किस लिए एडमिशन कर सकते हो आप? अच्छा, मैं अगर कोई पार्टनरशिप फर्म चला रहा हूँ, मेरी पार्टनरशिप फर्म चल रही है, लेकिन अगर मैं किसी के ऐसे पर्सन को एडमिट कर लेता हूँ अपने बिजनेस के अंदर जिसकी मार्केट के अंदर बहुत गुडविल है, यानी कि पर्सन की गुडविल बहुत है, तो उससे क्या होगा, अगर मैंने ऐसे पर्सन को अपने बिजनेस के अंदर एंटर करवा लिया तो उससे क्या होगा, मेरे बिजनेस की भी गुडविल बढ़ेगी। यानी कि जब भी अगर किसी पर्सन को आप एडमिट कब करते हो, जब आप ऐसे वेल रेप्यूटेड पर्सन को आप एडमिट कर रहे हो अपनी फर्म के अंदर जिसकी ऑलरेडी मार्केट के अंदर गुडविल है, जिसकी वजह से आपकी भी गुडविल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, whenever we want to increase
our goodwill through the admission of well reputed person। यानी कि आप एडमिशन किस ग्राउंड पे कर रहे हो, आपने एडमिशन तो करा, लेकिन एडमिशन क्यों किया? पहला आपको एडमिशन कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, दूसरा आपको अपने बिजनेस की क्या इंक्रीज करनी थी? गुडविल। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या एडमिशन करने की? आपको एडिशन कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, दूसरा आपको अपनी बिजनेस की क्या करनी थी? गुडविल इंक्रीज करनी थी। इसलिए आपने कोई वेल रेप्यूटेड पर्सन को अपने बिजनेस के अंदर लिया और क्या कहते हैं, वो आपकी गुडविल इंक्रीज करने में क्या करेगा? हेल्प। यानी कि एडमिशन करने के रीजन बता रहा हूँ मैं आपको, ये कि क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं फर्म के एक एडमिशन करने के लिए। तो पहला रीजन क्या था? एडिशन कैपिटल। दूसरा रीजन क्या था? इंक्रीज द गुडविल बाय द एडमिशन ऑफ वेल रेप्यूटेड पर्सन। और क्या रीजन हो सकता है किसी पार्टनर को एडमिट करने का? देखो जितने ज़्यादा लोग होंगे ना, अगर यानी कि अगर मान लो 2 लोग हैं, कोई काम 2 लोग करते हैं, कोई तीसरा पर्सन अगर हमने और एडमिट कर लिया, वो काम के अंदर क्या कराएगा? हाथ बटाएगा। जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अगर उसने एफिशिएंटली वर्क करा तो हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसीलिए अगर आप किसी थर्ड पर्सन को भी अपने बिजनेस के अंदर एंटर करते हो इस मोटिव से कि आपका प्रॉफिट क्या हो जाए? इंक्रीज, यानी कि आपके प्रॉफिट का शेयर क्या हो जाए? इंक्रीज। इसलिए भी आप किसी पार्टनर को एडमिट कर सकते हो। तो अगला रीजन क्या हो सकता है एडमिशन का? टू इंक्रीज शेयर ऑफ प्रॉफिट by the admission of efficient person, by the admission of efficient person। यानी कि किसी एफिशिएंट पर्सन का अगर आप एडमिशन करते हो जिसकी वजह से वो फर्म के अंदर क्या करेगा? मेहनत करेगा, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हम पार्टनर्स के अंदर किसी नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं अपनी फर्म के अंदर। पहला रीजन क्या था? आपको बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल चाहिए, इसलिए आप एडमिशन कर रहे हो। दूसरा रीजन क्या था? किसी वेल रेप्यूटेड पर्सन का आप एडमिशन कर रहे हो ताकि आपकी फर्म की गुडविल भी क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। तीसरा रीजन क्या बताया मैंने आपको? किसी एफिशिएंट पर्सन का आप एडमिशन कर रहे हो, उससे क्या फायदा होगा आपको कि आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इंक्रीज, क्योंकि आप सब मिलकर अच्छे से काम करोगे और प्रॉफिट का शेयर क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से पार्टनर्स का क्या करना पड़ता है? आपको एडमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ तक क्लियर है? इसको नोट कर लो आप एक बार, इसको हटाते हैं फिर आगे और बढ़ते हैं। नोट कर लिया? हटाऊं मैं इसको? अच्छा सुनो, जब भी पार्टनर्स एंटर होते हैं, यानी कि अगर कोई नया पर्सन एडमिशन होगा आपकी फर्म के अंदर, तो क्या लेकर आएगा? गुडविल लेकर, वो सॉरी कैपिटल लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा? कैपिटल लेकर आएगा। कैपिटल अगर कोई पर्सन बाहर वाला आ रहा है कैपिटल लेके, वो किस बेस पे आएगा कि अगर मैं आपकी फर्म के अंदर एडमिट होना चाहता हूँ तो इसके बदले में क्या चाहता हूँ? प्रॉफिट। यानी कि जब भी कोई नया पार्टनर एंटर होगा आपको उसको कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देना पड़ेगा। यानी कि बिना प्रॉफिट रेशियो डिसाइड किए कोई नया पार्टनर एडमिट नहीं होगा। तो नया पार्टनर जब आएगा, नया पार्टनर जब भी एंटर होगा बिजनेस के अंदर, उस केस के अंदर क्या होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करा जाएगा। तो आप क्या करोगे उस केस के अंदर? न्यू रेशियो निकालोगे, यानी कि जो पुराने पार्टनर है उनका जो रेशियो कहलाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सो क्या बोलोगे? ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और नए पार्टनर एडमिट होने के बाद जो तीनों पार्टनर का आप दोबारा से रेशियो कैलकुलेट करोगे उसको क्या बोलोगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी काम करते हैं इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट वर्क करता है, कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है? मान लो 2 पार्टनर्स थे हमारे ए और बी, ये ए है और ये बी। 2 पार्टनर है ए और बी और ये प्रॉफिट शेयर कर देते हैं 50%, 50%, यानी कि
1 रेशियो बना आप कह सकते हो उसको, यानी कि हाफ हाफ शेयर कर देते प्रॉफिट। और ए और बी का रेशियो था कितना कितना 50% और 50%, यानी कि 1:1 भी कह सकते हो और परसेंटेज के टर्म में 50-50% भी कह सकते हो। परसेंटेज मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है कि आपको समझने में आसानी होगी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। उससे क्या होगा, आप अगर आप एक बार में कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आगे आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ए और बी थे, उनका रेशियो क्या था 50% 50%, यानी कि ओल्ड रेशियो था इनका। कौन सा रेशियो था, ओल्ड रेशियो। अब इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, सी को एडमिट कर लेते हैं। सी को क्या करते हैं, एडमिट। सी को अगर हम एडमिट कर रहे हैं और सी को हम कितना रेशियो, कितना प्रॉफिट देंगे, मान लो 30%। सी को हम हिस्सा कितना देंगे, 30% का हिस्सा देंगे। एक बात बताओ, सी को अगर आपको 30% ऑफ शेयर देना है प्रॉफिट के अंदर, तो ये 30% कौन देगा, यानी कि अगर कोई बाहर से नया पार्टनर एडमिट होगा तो पुराने पार्टनर्स को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी नए पार्टनर को प्रॉफिट देने के लिए। ये बात तो आपको समझते हो, यानी कि किसी इंसान का अगर फायदा है तो किसी का नुकसान होना पड़ेगा, यानी कि नए पार्टनर को जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हिस्सा मिलेगा 30% का, जो 30% का हिस्सा है वो कौन देगा, वो पुराने पार्टनर अपनी जेब काट के ही तो देंगे नए पार्टनर को, कोई बाहर से तो लाएंगे नहीं। तो ए भी कुछ हिस्सा देगा और बी भी कुछ हिस्सा देगा, तब जाके वो हिस्सा किसको मिलेगा, सी को। सी को हमने कितना हिस्सा दिया, 30%। कितना हिस्सा दिया था, 30%। तो 30% कहाँ से आएगा, ए भी कुछ अपना सेक्रीफाइस करेगा, बी भी अपने प्रॉफिट में से कुछ सेक्रीफाइस करेगा, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर कुछ ना कुछ अपना प्रॉफिट का हिस्सा क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, तब जाके उसमें से हम सी को क्या दे पाएंगे, प्रॉफिट। तो बताओ सी को कितना देना है, 30%। तो मान लो ए ने दिया 15% और बी ने दिया 15%। देखो खुद, ए ने कितना दिया 15%, बी ने कितना दिया 15%, तब जाके सी को कितना मिला 30%। यानी कि पुराने पार्टनर्स की जेब कटनी जरूरी है नए पार्टनर को प्रॉफिट देने के लिए। बात क्लियर होती है, यानी कि पुराने पार्टनर की जेब कटनी जरूरी है नए पार्टनर को प्रॉफिट देने के लिए। एक बात बताओ, अब आपने ए का जो शेयर था और बी का जो शेयर था, जैसे सी एंटर हुआ 30% के लिए, पुराने पार्टनर क्या करेंगे, सेक्रीफाइस। ए ने कितना सेक्रीफाइस करा 15%, तो ए के पास अब कितना प्रॉफिट आएगा 35%, बी के पास कितना आएगा 35% और सी के पास कितना आएगा 30%। बात समझ में आती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा न्यू रेशियो, क्या हो जाएगा न्यू रेशियो। खुद सोचो, सी को कितना हिस्सा देना था 30%, इस 30% कहाँ से आएगा, ए ने अपना कितना हिस्सा दिया 15%, बी ने अपना कितना हिस्सा दिया 15%, ताकि जाके सी को कितना मिला 30%। यानी कि पुराने पार्टनर्स की जेब कटनी जरूरी है नए पार्टनर को प्रॉफिट देने के लिए। प्रॉफिट तो हमारे पास सर्टेन है, प्रॉफिट तो आपके पास 100% है। 100% प्रॉफिट पहले ए और बी 50-50% बांट रहे थे, अब 100% प्रॉफिट कैसे बटेगा, 35% ए लेगा, 35% बी लेगा और 30% कौन लेगा, सी। तो ये जो रेशियो निकल कर आएगा सी के एडमिशन के बाद, पहले तो सी नहीं था ना पिक्चर के अंदर, अपने पास नहीं था ना, सिर्फ 2 पार्टनर थे ना ए और बी, सी तो हमारे पास पिक्चर में था ही नहीं। लेकिन अब आपने सी का क्या करा, एडमिशन, कितना आप उसको प्रॉफिट दोगे 30%। तो जो 30% सी को प्रॉफिट मिलेगा वो कौन देगा, वो पुराने पार्टनर को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी नए पार्टनर को प्रॉफिट देने के लिए। पुराने पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस करा 15%, बी ने कितना सेक्रीफाइस करा 15%, तब जाके दोनों ने 15-15% जब सेक्रीफाइस करा, वो सी का क्या हो गया, गेन। क्या हो गया सी का, गेन। कितने परसेंट का, 30% का। जब ए ने अपना 15% दे दिया तो ए के पास कितना बचा 35, बी के पास कितना बचा 35 और सी के पास कितना बचा 30%। तो कौन सा रेशियो आ गया इनका निकल के, न्यू रेशियो। पुराना कौन सा था, ओल्ड रेशियो। और जो ये रेशियो है आपका, ये वाला, इसको आप क्या बोलोगे, सैक्रिफाइस रेशियो ऑब्लिक गेन। इसको आप सैक्रिफाइस भी बोल सकते हो और इसको आप गेन भी बोल सकते हैं। 2 पार्टनरों ने सैक्रिफाइस करा है 15-15% का, तभी तो जाके सी का गेन हुआ है 30% का। यानी कि 2 पार्टनर पुराने अगर सैक्रिफाइस नहीं करते तो सी का गेन नहीं हो पाता।
अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि एक बात बताओ सर कि हम नए पार्टनर को एडमिट क्यों करें, फिर हमारा पहले कितना हिस्सा था ए का 50%, वो रिड्यूस हो गया कितना हो गया 35%। अब एक बात बताओ कि क्या ये सही है? अगर इसको देखने से मुझे यही लग रहा है ना कि हमको सी को एडमिट नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि देखो ए का हिस्सा पहले कितना था 50%, ए को कितना मिल रहा था 50%, अब ए को कितना मिल रहा है 35%। क्या ये सही है? नहीं है। ये तो बोलेगा ना कि अब मैं एडमिशन थोड़ी ना करूँगा मैं किसी नए पार्टनर का, मेरा तो प्रॉफिट रेशियो कम हो गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो प्रॉफिट रेशियो कम नहीं हुआ, ये परसेंटेज टर्म्स में है। इसको अगर मैं और रेक्टिफाई करूँ, मान लो 1 लाख रुपए प्रॉफिट था और ए और बी कमा रहे थे, ये ए था ये बी था, दोनों में बढ़ता था कितना 50,000 और 50,000, ये प्रॉफिट था आपका। अब जब सी एडमिट होगा, जैसे ही सी एडमिट होगा और वो एडिशन कैपिटल लाएगा, यानी कि बिजनेस के अंदर क्या होगी, एडिशन कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी, तो उसी प्रपोर्शन में अगर देखा जाए तो जितनी सी कैपिटल लाएगा तो क्या प्रॉफिट भी इंक्रीज नहीं होगा क्या? कुछ सोचो, अगर प्रॉफिट है हमारा ए और बी शेयर कर देते पहले 50,000 टू 50,000, अगर सी एडमिट होगा और सी भी आपके साथ मिलकर अगर काम करेगा तो क्या फर्म का प्रॉफिट भी इंक्रीज नहीं होगा साथ में? ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट 1 लाख थोड़ी ना रहेगा, फिर प्रॉफिट आपका इंक्रीज अगले साल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी आपकी क्या लाएगा, एडिशन कैपिटल। आप उस कैपिटल को बिजनेस के अंदर यूज करोगे और उससे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। मान लो अगले साल प्रॉफिट हुआ हमारा 2 लाख रुपए का, सी को आपने एडमिट करा था 20% के लिए, सी को एडमिट करा था कितना 20% के लिए, तो बताओ जरा 20% कितना हुआ 2 लाख का 40,000। नेक्स्ट ईयर आपने सी क्या किया, सी को एडमिट कर लिया 20% शेयर के लिए और आपकी फर्म में कितना प्रॉफिट कमाया 2 लाख। जब एडिशनल पार्टनर आएगा और एडिशनल कैपिटल लाएगा तो उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज। तो प्रॉफिट कितना हो गया 2 लाख, उसमें सी को आपने 20% दे दिया तो कितना दिया 40,000। एक बात बताओ, बचा हुआ कौन लेकर जाएगा, बचा हुआ कौन लेकर जाएगा, ए और बी, ए और बी। तो बचा हुआ कितना प्रॉफिट है आपका 2 लाख तो उसका था और 40,000 इसको चला गया, तो बचा हुआ कितना है आपका 1,60,000। और 1,60,000 और ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में कितना कितना 80,000 और 80,000। तो एक बात बताओ 20% अगर सी का हिस्सा है तो बी का हिस्सा कितना होगा 40% और ए का हिस्सा कितना होगा 40%। ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा ना यहाँ। जब सी आपने 20% के लिए एडमिट करा है तो ए और बी ने जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये प्रॉफिट, तो ए का हिस्सा कितना होगा 40% और बी का हिस्सा कितना होगा 40%। तो 40%, 40%, 80% और 20% 100% प्रॉफिट है। पिछली बार भी आपका 50% था, यहाँ पे भी आपका कितना था 50%। अब आप अगर कंपैरिजन करो, ए का परसेंटेज पहले कितना था 50%, अब ए का परसेंटेज कितना है 40%। देखो आप अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो देखो 50% से डिक्रीज हो गए 40% पे आ गया ए का शेयर। लेकिन क्या इसकी डिक्रीज होने की वजह से क्या ए का वाकई में प्रॉफिट डिक्रीज हुआ क्या? नहीं, ए का तो प्रॉफिट देखो इंक्रीज हुआ है, ए का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 50,000 से 80,000 पे पहुंच गया। रादर उसका प्रॉफिट परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, लेकिन उसके कंपैरिजन में एक्चुअल प्रॉफिट तो उसका इंक्रीज हो रहा है। तो क्या ए को वाकई में कोई लॉस हुआ है? नहीं, ए ने सैक्रिफाइस तो किया अपना शेयर सी के लिए, लेकिन क्या वाकई में इसको लॉस हुआ? नहीं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था यहाँ पे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर चेंज होने से आप ये नहीं कह सकते कि मैं नए पार्टनर को एडमिट नहीं करूंगा सिर्फ इस बेसिस पे कि देखो मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिक्रीज हो गया तो हम नए पार्टनर को एडमिट क्यों करें। वो परसेंटेज के टर्म्स में लिखा है इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो वो नई कैपिटल लाएगा, और जब नया पार्टनर एडमिट होकर नई कैपिटल आता है तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेट प्रॉफिट भी क्या हो जाता है इंक्रीज, क्योंकि सारे पार्टनर मिलकर काम करते हैं तो प्रॉफिट भी क्या होता है इंक्रीज। उसी प्रपोर्शन में अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो जो अगली बार प्रॉफिट जब इंक्रीज होगा तो इंक्रीज प्रॉफिट ही तो बांटोगे आप। सी कितने के लिए एडमिट किया था हमने 20% के लिए, तो जब सी को हमने 20% का पेमेंट कर दिया प्रॉफिट का तो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट कौन लेकर जाएगा, ए और बी। सी को आपने 20% हिस्सा दिया
तो 10% ए ने दिया होगा और 10% बी ने दिया होगा, तो ए के पास कितना बचा 40% और बी के पास कितना बचा 40%, दोनों में बाकी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो पिछली बार 50% था ए का और इस बार 40% रह गया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नए पार्टनर के एडमिट होने की वजह से इनका प्रॉफिट क्या हो गया डिक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज नहीं हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज डिक्रीज हो गया, लेकिन प्रॉफिट एक्चुअल फिगर में क्या हुआ है इंक्रीज। बात समझ में आती है आपको यहाँ तक? तो ये हमारा सिर्फ एक बेसिक्स का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन आप कैसे करते हो। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो की मदद से हम रेशियो निकालना सीखेंगे। इसके अंदर भी 3 टाइप्स के सम होते हैं। रेशियो की निकालने की कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है। अगर आप उससे पूछो कि कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है या कोई स्पेसिफिक फार्मूला ऐसे करने के पीछे, कोई भी फार्मूला नहीं है इसके पीछे, सिर्फ लॉजिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लॉजिक को देखते हुए आगे बढ़ेंगे और इसके अंदर जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक लेक्चर क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।